हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूकंप के सेकंड चैप्टर की, यानी भूकंपों में संरचनाओं की क्षमता। तो इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपके चैप्टर्स में से सेलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमारा संरचनाओं पर भूकंप से पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। मतलब कि संरचना पर जो भूकंप से इफेक्ट पड़ते हैं, जो प्रभाव पड़ते हैं, उनको बताना है पहले क्वेश्चन में। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको टिप्पणी लिखनी है। 3 टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड क्वेश्चन। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है आपका भोपाल की गैस त्रासदी, और सेकंड है भुज का भूकंप, और तीसरा है हाल ही में हुए भूकंप की लोकल ट्रेनों में बम विस्फोट। तो ये वाले 3 टॉपिक हैं। तो मुश्किल से आपके 2 क्वेश्चन है केवल, तो 15 से 20 मिनट में मैं जल्दी से कवर कर देता हूं ताकि आपकी वीडियो छोटी रहे। तो लास्ट वीडियो आपकी थोड़ी बड़ी हो गई थी, पहला चैप्टर था, इंपॉर्टेंट था और काफ़ी इंट्रोडक्शन भी था भूकंप के बारे में, इसलिए उस वीडियो को आपको अभी देख लेना है। और ये छोटी छोटी जो वीडियोज़ हैं, अगर आप अभी सो नहीं पाए हैं तो आप इन वीडियो को अभी देख लो, अदरवाइज आप इनको मॉर्निंग में पेपर देने जाने से पहले एक बार देख लेना। 2-3 वीडियो मिलेंगे आपको 15-15 मिनट की मुश्किल से, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 3-4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं आपको, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको पीडीएफ दिया था, सभी बच्चों को पीडीएफ मिल गया होगा, तो आपने सारे चैप्टर्स को पीडीएफ से पढ़ भी लिया होगा, आई थिंक सो। और नहीं भी पढ़ा तो आपके पास अभी नाइट है, पूरी रात पढ़िए, आप आराम से पढ़ाई कीजिए। कल के पेपर के बाद आप आराम से रिलैक्स होकर सोना। परसों मैं आपको सीएमए ईडी की तैयारी करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि परसों छुट्टी है आपकी, तो आप उसमें आराम से रिलैक्स होकर पढ़ लेंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, भूकंप से मेनली 3 ही इफेक्ट हैं इसमें, यानी भूकंप के 3 ही प्रभाव हैं जो किसी संरचना पर पड़ते हैं, जिनमें कि सबसे पहला प्रभाव है दोस्तों आपका जड़त्व बल। ठीक है, पहला क्या है? जड़त्व बल। तो आपको ये बताना भूकंप के कारण जो संरचना आपकी प्रभावित होती है वो किसकी वजह से होती है। तो एक तो रीजन हो गया इसमें जड़त्व बल। जड़त्व बल से कैसे प्रभावित होगी, तो आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट और काफ़ी छोटा भी आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए, जड़त्व बल का मतलब होता है, जड़त्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनर्शिया का मतलब होता है अगर कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट की पोजीशन में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, मतलब मूव नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये इसका मतलब जड़त्व होता है। अब इस जड़त्व की वजह से भूकंप के कारण कोई भी संरचना कैसे प्रभावित होगी, तो अब ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है भूकंप के कारण जमीन हिलती है, इतना आप अच्छे से जानते हैं। जमीन के साथ साथ इस पर टिके हुए भवन का निचला भाग भी विस्थापित होता है। मतलब अगर जमीन हिलेगी तो जमीन के साथ साथ जो भी इसके ऊपर बिल्डिंग बनी होगी उसका नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। परंतु न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों? कि मकान का जो ऊपरी भाग है वह अपनी पूर्व स्थिति में ही रहने का प्रयास करेगा। मतलब बिल्डिंग का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो अपनी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, जिससे भवन के ऊपरी खंड में जड़त्व बल जमीन की गति की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग का जो ऊपरी भाग है ना दोस्तों, उसमें जो जड़त्व बल होगा, जमीन की गति जिधर, मतलब जमीन पर क्या होता है, देखिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, थोड़ा डायग्राम से क्लियर होगा आपको। जैसे सपोज ये क्या है, ये आपकी बिल्डिंग है कोई, ठीक है, ये बिल्डिंग हो गई, इसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, यस। अब देखिए यहाँ से, यहाँ देखिए, ये कोई बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग का ये है ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों। अब इसमें यहाँ पर एक कॉलम लगे हुए हैं, सपोज यहाँ कॉलम था, एक कॉलम ये था, 2 कॉलम थे सीधे सीधे। अब होगा क्या, जब इस पर कोई भी मतलब बल आएगा, भूकंप का बल लगेगा, भूकंप ऐसे नीचे से काम करेगा क्योंकि जमीन में से उत्पन्न होता है, तो जमीन से नीचे क्षैतिज बल लगेगा, तो उसके कारण ऊपर तो क्या होगा, जड़त्व के कारण ये फिक्स रहना चाहेगा यहाँ से, और नीचे से क्या होगा, ये हिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, क्योंकि नीचे फाउंडेशन पड़ी है, मजबूत होती है फाउंडेशन, तो इसकी वजह से इसके जो कॉलम है ना, ये वाले, ये कॉलम टेढ़े हो जाएंगे, इनमें आ जाएगी बकलिंग, इस तरह से टेढ़े हो जाएंगे। ये भी कॉलम क्या होगा, यहाँ से टेढ़ा हो गया ये वाला कॉलम। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप? तो होता क्या है, इसमें जड़त्व बल काम करता है ऊपरी सिरे पे, जड़त्व बल इसको फिक्स रखेगा, मतलब इसको हिलने नहीं देगा ऊपर से। लेकिन क्या होगा, नीचे से इसमें भूकंप के बल काम करेंगे, जिसकी वजह से जो कॉलम है आपको टेढ़े हो जाते हैं और आपकी संरचना क्या होती है, फेल हो जाती है। तो बस यहाँ पर यही लिखा हुआ था, आप इसको अच्छे से और पढ़ सकते हैं एक बार। तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या हो गया, मकान का ऊपरी भाग अपनी पूर्व स्थिति में रहने का प्रयास करता है, जिससे भवन के ऊपरी खंड में क्या होता है, जड़त्व बल जमीन की दिशा के विपरीत काम करने लग जाता है और विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाता है। यह एक आभासी बल होता है जिसके कारण मकान का ऊपरी हिस्सा जड़त्व बल की दिशा में विस्थापित हो जाता है। इसके फलस्वरूप मकान में कई प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं जो मकान के टूट फूट के लिए उत्तरदायी हैं। मकान जितना अधिक भारी होता है दोस्तों, उसमें जड़त्व बल उतना ही अधिक होता है।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो हल्के मकान होते हैं ना, भूकंप के कारण उनमें कम क्षति होती है, जबकि जो भारी मकान होते हैं उनमें उतनी ही ज़्यादा क्षति होगी, क्योंकि उन पर उतना ही ज़्यादा जड़त्व बल काम करता है। समझ आ गया दोस्तों आपको। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो जड़त्व बल में कुछ नहीं लिखना, सिंपल इतना लिखना कि जब भूकंप आते हैं तो भूकंप से जमीन हिलती है, जमीन हिलेगी तो मकान का नीचे वाला हिस्सा भी हिलता है, लेकिन न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है कि जमीन मकान का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फिक्स रहेगा। ऊपर का फिक्स है, नीचे से हिल रहा तो क्या होगा, जो उसमें कॉलम लगे हुए हैं वो टेढ़े हो जाएंगे, मतलब संरचना के कुछ अवयव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये प्रभाव था, इतना लिखना था आपको। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन भी दोस्तों आपका किसकी वजह से आएगा, ये भी जड़त्व आघूर्ण की वजह से आता है, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन में क्या होगा, इमारतों में उत्पन्न जड़त्व आघूर्ण के कारण भवन के उपांगों में विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। विस्थापन मतलब होता है डिफॉर्मेशन, मतलब लंबाई में वृद्धि होना, ठीक है। तो लंबाई में वृद्धि हो जाती है मतलब वो अपनी जगह से हट जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, कहने का मीन्स ये है यहाँ पर, ठीक है। जैसे छत अपनी स्थिति से क्षैतिज दिशा में विस्थापित हो जाती है, मतलब जो ओरिजिनल उसकी पोजीशन थी वो उससे क्या होगी, थोड़ी सी विस्थापित हो जाएगी, उस जगह से हट जाती है। तथा स्तंभ का ऊपरी सिरा भी छत के साथ समान मात्रा में विस्थापित होता है, परंतु स्तंभ का निचला सिरा अपनी स्थिति में बना रहता है। इस कारण स्तंभ में चित्र के अनुसार नमन उत्पन्न हो जाता है, जिससे स्तंभ का विरूपण होना कहते हैं। क्षैतिज जड़त्व बल के कारण छत में विरूपण नहीं आता है, इसी विरूपण के फलस्वरूप जमीन में कंक्रीट में टूट फूट होती है, जिससे प्रतिबल उपजते हैं। आप यहाँ डायग्राम से सीधे समझिए, ये डायग्राम देख लीजिए आप ध्यान से। ऊपर जड़त्व बल काम कर रहा है, ऊपर फिक्स रहेगा, ठीक है। नीचे भूकंप का बल काम कर रहा है, तो अब कमजोर कहाँ से रहेगा, स्तंभ से कमजोर रहेगा, इसीलिए क्या होगा, स्तंभ में यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट काम करने लग जाएंगे, बेंड कर जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको इतना। तो इसमें यही लिखना था, पहले क्या होता है कि छत में विस्थापन होगा क्षैतिज दिशा में, क्योंकि भूकंप के बल की दिशा इधर है और यहाँ पर विस्थापन इधर हो जाएगा इस साइड में। समझ पा रहे हैं। अब क्या होगा, छत में विस्थापन हुआ तो इसके साथ साथ जो कॉलम है इनमें भी विस्थापन हो जाता है, जिसकी वजह से कॉलम में क्या आती है, बेंडिंग आ जाती है और बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। बस इतना लिखना है, डायग्राम बना के आना है इसमें, आपको कर सकते हैं इतना दोस्तों आप। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसका तीसरा पॉइंट। तो दो हो गए, क्या क्या हो गए, पहला होगा जड़त्व बल, दूसरा हो गया आपका विरूपण, तीसरा होता है मिक्स्ड वाइब्रेशन, यानी कि मिश्रित दोलन होंगे, मिक्स वाइब्रेशन होंगे। मिक्स वाइब्रेशन का मतलब क्या है, इसमें क्षैतिज भी वाइब्रेशन होते हैं एंड वर्टिकल भी वाइब्रेशन होंगे, दोनों तरह के वाइब्रेशन होंगे। तो यही इसमें लिखा होगा कि जमीन के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, ये भूकंपीय दोलन क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में पाए जाते हैं। हम किसी भवन की विश्लेषण अलग अलग दिशा में उत्पन्न कंपनों के लिए करते हैं, परंतु दोनों दिशाओं में संयुक्त कंपनों के प्रभाव का विश्लेषण नहीं किया जाता है। सामान्य रूप से भवन का अभिकल्पन ऊर्ध्वाधर बलों के लिए किया जाता है, परंतु आपको पता है जो भूकंप का बल होता है वो कैसा होता है, क्षैतिज होता है। तो यहाँ लिखा है चूंकि सुरक्षा गुणांक काफी अधिक लिया जाता है, इसीलिए ऊर्ध्वाधर दोलन के कारण उत्पन्न प्रतिबलों के विरुद्ध संरचना सुरक्षित बनी रहती है। क्षैतिज दिशा के कंपनों के लिए भूकंपरोधी अभिकल्पन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पहले किसी भी क्षैतिज भार के लिए भवन का अभिकल्पन नहीं किया जाता। आप सिंपल कहेंगे क्या होता है, आपकी बिल्डिंग में दो तरह के वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे दोस्तों। कैसे, दो तरह के मिक्स वाइब्रेशन होते हैं, एक तो क्षैतिज होगा, एक होगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है, दोनों दिशा में होते हैं। अब आपको पता है किसी भी बिल्डिंग की जब हम डिजाइन करते हैं तो वो करते हैं वर्टिकल लोड के लिए, लेकिन भूकंप का भार कैसा होता है, क्षैतिज काम करता है, इसीलिए इसकी वजह से इसमें क्या आता है, इसमें हो जाती है टूट फूट, ये हो जाती है क्षतिग्रस्त। इस तरह आपको लिख के आ जाना, बस मेन 3 पॉइंट थे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी काफी बड़ा है, इसमें 3 पॉइंट है, भोपाल की गैस त्रासदी, भुज का भूकंप और हाल ही में हुए मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम विस्फोट। तो पहले बात करते हैं भोपाल की गैस त्रासदी की। देखिए भोपाल में गैस की त्रासदी कैसे हुई थी दोस्तों। भोपाल में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कीटनाशक बनाती है, उसमें क्या हुआ था, गैस लीकेज होने लग गई थी, उस लीकेज गैस की वजह से ये विस्फोट हुआ था, ये त्रासदी हुई थी। मैं आपको एक बार रीड करता हूँ, एकदम कहानी की तरह आपको इंटरेस्ट के साथ सुनना है और ऐसे ही माइंड में फिट कर लेना, कल को जाके लिख देना एग्जाम अगर आता है तो यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी में क्या लिखा है, मध्य प्रदेश, आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मतलब क्या हो गया, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को, डेट याद रखना दोस्तों, 3 दिसंबर 1984, मतलब आपको पता है इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, तो उसके 1 साल बाद याद रखेंगे आप, ठीक है। तो 3 दिसंबर 1984 को एक अत्यंत भीषण दुर्घटना हुई थी, ठीक है। यह दुर्घटना कार्बाइड फैक्ट्री, मतलब यहाँ पर यानी कि भोपाल में एक फैक्ट्री है कार्बाइड फैक्ट्री, जो क्या करती है, कार्वेरिल नामक कीटनाशक का निर्माण करती है, ठीक है।
क्या होता है, मतलब एक भोपाल में कंपनी है, भोपाल में कहाँ पर कंपनी है, भोपाल में एक मध्य प्रदेश में, जो जिसका नाम है किस चीज़ की कंपनी है, ये कार्बाइड फैक्ट्री है, कोई कंपनी नहीं फैक्ट्री है सॉरी। ये क्या बनाती है, ये कार्बेरिक बनाती है कीटनाशक, ठीक है। अब ये कीटनाशक बनाती है। अब देखिए त्रासदी हुई कैसे थी, तो 3 दिसंबर 1984 को रात्रि 11:30 बजे उस फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों ने अनुभव किया कि किसी स्थान से मेथिल आइसोसाइनेट, MIC नाम से याद रखना, MIC मिक करके, ठीक है, MIC मतलब मेथिल आइसोसाइनेट नामक विषैली गैस का रिसाव हो रहा है। मतलब फैक्ट्री थी आपकी जो कीटनाशक बनाती थी, अब वहाँ पर जो काम करते थे कर्मचारी, उनमें से कुछ कर्मचारियों को ऐसा एहसास हुआ होगा कि यहाँ से हमारी MIC गैस विषैली गैस से लीकेज हो रही है। MIC मतलब मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब इससे व्यथित होकर फैक्ट्री के कर्मचारी इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब बहुत विषैली गैस थी, जहरीली गैस थी बहुत ज़्यादा। फैक्ट्री के एक कर्मचारी को 50 फीट ऊंचे एक स्थल से पीलापन लिए हुए सफ़ेद गैस निकलती हुई दिखाई देती है। मतलब सफ़ेद गैस निकलती है जो कैसी थी, हल्की हल्की पीली थी, ठीक है। तो ये गैस निकलती है दोस्तों, उसको दिखाई देती है, ठीक है। अब क्या होता है, उस कर्मचारी ने MIC मतलब क्या हो गया, मेथिल आइसोसाइनेट के टैंक में 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान तथा 40 PSI का दाब नोट किया। तत्पश्चात वह MIC टैंक के ऊपर चढ़ा तो उसे टैंकर के अंदर से तेजी से उबलते हुए पानी जैसी ध्वनि सुनाई दी और टैंक की काफ़ी गर्म हो रहा था। यह देखकर वह वहां से सुरक्षा की प्रत्याशा में भाग खड़ा हुआ। वहां से भागते हुए उसे गैस के और अधिक तीव्रता से निकलने की ध्वनि सुनाई देने लगी। इस विषैली गैस का रिसाव इतना अधिक था कि संयंत्र यानी जो प्लांट था आपका, उस प्लांट के ऊपर सफ़ेद बादल जैसा धुआं छा गया। ये बादल बढ़ते बढ़ते शहर की आबादी की ओर बढ़ने लगा। इस समय गैस का दाब लगभग कितना हो गया था, 55 PSI तक पहुंच चुका था। टैंक का सुरक्षा वाल्व खुल चुका था। यह रिसने वाली विषैली गैस MIC गैस थी। गैस का नाम याद रखेंगे, मेथिल आइसोसाइनेट, ठीक है। अब क्या होता है इसके बाद दोस्तों, उसी दौरान प्लांट के सुपरवाइजर ने गैस रिसने वाले स्थान पर पानी छिड़कने का आदेश दे दिया, किंतु पानी की धार गैस रिसाव के स्थल तक नहीं पहुंच पाई। फिर बेंट गैस स्क्रूबर का मुंह रिसती हुई गैस की ओर मोड़ दिया, किंतु स्क्रूबर भी कार्य नहीं कर रहा था, जिसके कारण असफलता ही हाथ लगी और गैस रिसाव नियंत्रण नहीं हो पाया। फिर 4 दिसंबर की रात्रि 1 बजे सायरन बजाया गया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लोग गैस की चपेट में आ चुके थे और फेफड़ों की जकड़न, खांसी, सांस लेने में परेशानी और जी मिचलाने तथा चक्कर आने, आंखों में जलन होने इत्यादि से व्यथित होकर लोग इधर उधर भागने लगे। 2 घंटे तक सुरक्षा वाल्व खुला रहा, यानी प्लांट का जो सुरक्षा वाल्व था जहाँ से गैस निकलती थी वो खुला रहा और लगभग देख लीजिए लगभग 50,000 पाउंड MIC गैस रिसकर बाहर आ चुकी थी। उसी गैस के साथ COCl2 और HCl गैस भी मिली हुई थी। लगभग 2 बजे तक टैंक दाब घटकर 40 PSI से कम हो गया, तो उस समय सुरक्षा वाल्व स्वतः ही बंद हो गया। 3 बजे प्रातः फैक्ट्री का वर्क मैनेजर जब फैक्ट्री में पहुंचा तो उसे दोबारा चेतावनी सायरन बजाया, किंतु तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोग काल के ग्रास बन चुके थे और हजारों लोग मौत के निकट थे। 4 दिसंबर 1984 की सुबह का वहां का दृश्य अत्यंत भयावह, भीभत्स तथा हृदय विदारक था, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ऐसी बस स्टोरी है, सिंपल सी आपको लिख के क्या आना है, सिंपल मैं बता दूं आपको, एक स्टोरी क्रिएट करनी है जो लिखी हुई है। इसमें लिखना है आपको कि भोपाल एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक फैक्ट्री है जो कि कीटनाशक बनाती है। उस फैक्ट्री में कुछ लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्हें पता चला कि वहाँ से एक MIC गैस लीकेज हो रही है जो कि बहुत विषैली गैस होती है। कर्मचारी ने क्या किया, जा करके टैंक में देखा तो उससे क्या हुआ, उबलती हुई गैस की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग लिया। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद बहुत ज़्यादा रिसाव हो रहा था गैस का, प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा था, वाल्व खुल गया था प्रेशर बढ़ने की वजह से। सुरक्षा वाल्व खुलने से क्या हो, बहुत तेजी से गैस बाहर निकलने लगी। टैंक के ऊपर मानो ऐसे प्लांट जो था उसके ऊपर ऐसे बादल से छा गए थे, सफ़ेद सफ़ेद एकदम सेम। ऐसी स्टोरी से लिखनी है आपको, जो मैंने बोला है वही लिखना, ठीक है। बादल जैसे छा जाते हैं, उसके बाद सायरन बजाया जाता है ताकि लोग सावधान हो जाएं, लेकिन तब तक गैस बहुत दूरी तक फैल चुकी थी, काफ़ी देर हो चुकी थी। हजारों सैकड़ों लोग क्या हो चुके थे, उसके निकट मतलब उसकी वजह से बीमार हो चुके थे। खांसी जुकाम मतलब खांसी हुई थी, उन्हें गला सांस
सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, त्वचा की बीमारी, बहुत सारी दिक्कत हो गई थी, सैकड़ों लोग मौत के घाट उतरने लगे थे, बहुत दिक्कत हुई थी। ये सब आपको स्टोरी लिख के आनी है, डेट याद रखनी है 3 दिसंबर 1984 को 11:30 बजे ये घटना हुई थी। लिख देंगे दोस्तों आप इतना इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, इसके अगले टॉपिक की, ठीक है। अगला टॉपिक था भुज का भूकंप। तो दोस्तों भुज एक शहर का नाम है जो कि गुजरात में है, तो गुजरात में स्थित भुज में, इसकी डेट भी याद रखेंगे। ये कब आया था भूकंप, कब आया था गुजरात में, ये 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001 को सुबह के 8:45 बजे आया था, लगभग ये 8:46 पे, ठीक है। बहुत भयानक भूकंप था, आप ध्यान से सुनना इसके बारे में। अब देखिए भूकंप आया जिसने पूरे भुज जिले को तहस नहस कर दिया, मतलब भुज एक जिला है जो गुजरात में है, ठीक है। जिस समय पूरा राष्ट्र 52वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, मतलब 26 जनवरी पे था ये, रिपब्लिक डे वाले दिन, तभी इस प्राकृतिक आपदा का कहर पूरे भुज जिले पर टूट रहा था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई, देख लीजिए आप, कम से कम 7 रिएक्टर के लगभग में है। और आपको पता है अगर 4.5 रिएक्टर भी पहुंच जाता है ना भूकंप, तो तहस नहस कर देता है बिल्डिंग्स को, और 7 पे तो दुनिया खत्म हो जाती है। समझ लीजिए आप, इतना भयंकर आता है भूकंप। तो भुज में तो पूरा हाल बुरा हो गया, समझो भुज जिले में इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी दोस्तों, बहुत बुरा हाल हुआ था, ठीक है। आगे क्या, अब इस भयावह भूकंप का अधिकेंद्र रापड़ के निकट था और यह पूर्व पश्चिम दिशा में एक फॉल्ट रेखा पर स्थित था, ठीक है। भारतीय भूपट्टी की उत्तरी दिशा में यूरेशिया भूपट्टी की दिशा में खिसक जाने की वजह से, मतलब क्या है, आपको पता है भूकंप जब आता है तो जो आपकी भूपरपट्टी होती है, उनकी जो पट्टियां होती है क्या होती है, खिसकने लग जाती हैं, ठीक है। इसमें यही बोला है कि जो भारत की भूपट्टी थी उत्तर दिशा में, और वो दूसरी कौन सी थी, यूरेशिया भूपट्टी की दिशा में ये खिसक जाती है, जिसकी वजह से एक अत्यंत जबरदस्त दबाव बना, जिसके फलस्वरूप यह भूकंप आया। यह एक ऐसा विस्मरणीय, मतलब जो भूला ना जा सके ऐसा भूकंप था, जिससे गुजरात के 21 जिलों के 7633 ग्राम जबरदस्त प्रभावित हुए। मतलब कितने, 7633 गांव इससे प्रभावित हो गए, आप सोच लीजिए अब, ठीक है। और 21 जिले के 7633 गांव प्रभावित हुए थे। इस भूकंप का प्रभाव विशेषकर भुज, भचाऊ, अन्नाज, तो आपको इसको याद नहीं रखना कौन कौन शहर थे, मेनली भुज को याद रखना, भुज था मेनली, बाकी इसके 21 जिले और चपेट में आ गए, जिनमें कि 7633 गाँव भी शामिल थे। इसके अलावा मोरबी, ये जगह के नाम है, आप इनको छोड़ देना, सीधे आप आना इसके और आगे डेटा पे। अब इसका डेटा और क्या याद रखेंगे आप, कई इमारतें ढहकर तहस नहस हो गई। आधिकारिक रूप से आप देख लीजिए 13,881 लोगों की मौत हुई, 13,881, सोच लीजिए दोस्तों। जबकि वास्तविकता यह है कि इस भूकंप की चपेट में 20,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए, तथा इस हादसे से 1.67 लाख जख्मी हुए। सोच लीजिए, ये डेटा याद रखना आपको, क्या क्या था, कितने लोग मारे गए, तो सोच लीजिए आप 13,881 लोगों की मौत हुई, 20,000 लोग कम से कम मौत के मुंह में चले गए इससे, और क्या हुआ, 1.67 लाख लोग जख्मी हुए। और इस भूकंप में 8.5 मतलब 7.8 लाख मकान एकदम ध्वस्त हो गए, जिनके लाखों लोग दब गए, जिनमें लाखों लोग दब गए। अनेक स्कूल और अस्पताल तहस नहस हो गए। इस भूकंप ने बिजली, पानी की आपूर्ति जैसी सुविधाएं भी अस्त व्यस्त कर दी। ऐसा भयावह भूकंप पहले कभी नहीं आया जैसा भुज में आया था। इसमें जो डेटा है आपको मेन एक बार इसको देख लेना ध्यान से और लिख देना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका, क्या, हाल ही में हुए मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम विस्फोट। अब देखो लोकल ट्रेन में बम विस्फोट कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये कब हुआ था दोस्तों, जल्दी हुआ था, 2006 में हुआ था। मतलब अभी के लिए तो हम जल्दी नहीं कह सकते क्योंकि 14 साल हो गए लगभग इसको, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर भी जल्दी है, जो कि 2001 में हुआ था भुज का भूकंप, और जो गैस त्रासदी हुई थी आपकी 1984 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये अभी जल्दी मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, दिनांक 11 जुलाई 2006 को, दिन मंगलवार को, भारत की प्रमुख व्यावसायिक एवं मनोरंजन की सुंदर नगरी मुंबई पर आतंकवादियों ने अपना निशाना साधा, तथा बम विस्फोट का एक सहारा लेकर एक सुनियोजित आतंकवादी हमला मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेनों के तंत्र पर आतंकवादियों द्वारा किया गया, जहां पर कि रोजाना लाखों आगमन करने वाले यात्रियों की भीड़ विद्वान रहती है। मतलब दोस्तों मुंबई की लोकल ट्रेन में जो बम विस्फोट हुआ था वो किन्होंने किया था, आतंकवादियों ने किया था, ठीक है। इस हृदय विदारक, ये वर्ड बिल्कुल हिंदी के शुद्ध आप याद रखना, मतलब डरावने कह सकते हो आप इसको, खौफनाक, ठीक है, सुनियोजित हमले की शुरुआत 11 जुलाई 2006 दिन मंगलवार की शाम को 6:23 पर मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों के सार्वजनिक भीड़भाड़ वाले समय हुई, और जब पश्चिमी उपनगरीय रेल लाइन में
पृथक पृथक स्थानों पर एक के बाद एक क्रम से 7 घातक बम विस्फोट के साथ आतंकवादियों द्वारा किए, मतलब 7 बम विस्फोट हुए थे, सोच लीजिए आप, ठीक है। प्रतिदिन 45 लाख यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेनों में पश्चिमी और मीरा रोड स्टेशनों के मध्य 11 मिनट के समय अंतराल में ये भीषण बम विस्फोट हुआ। सबसे पहले बम विस्फोट शाम को 6:23 पे हुआ, कहाँ पर, माहिम में। दूसरा कब हुआ, 6:24 पे हुआ। तीसरा भी 6:24 पे हुआ, फिर 6:25 पे हुआ, 6:26 पे, 6:30 और 6:31। मतलब कहने का ये 6:15 से 6:30 के बीच में लगातार 7 विस्फोट किए गए थे दोस्तों, ठीक है। कितने, 7 विस्फोट किए गए। इन बम विस्फोट में आतंकवादियों ने उच्च क्षमता वाले विस्फोटक RDX का प्रयोग किया। विस्फोटक बम समान रैंकों में रखे गए, जहां पर कि यात्री अपने बैग व टिफिन बॉक्स इत्यादि सामान रखा करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, इन्होंने वहां पर बम विस्फोट किया, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका था, ठीक है। 5 किलोग्राम RDX, ये भगवान कितना था, 5 किलोग्राम RDX संभवतः बैगों या फिर टिफिन बॉक्सों में छिपा कर रखा गया था, ठीक है। अब कह रहा आगे क्या, पुलिस सूत्रों की सूचना के अनुसार यह रहस्योद्घाटन भी हुआ कि विस्फोटक के लिए कुछ देर बाद सक्रिय होने वाले टाइम का प्रयोग किया गया। मतलब इसमें टाइम बम थे, ऐसे कह सकते हैं आप एक तरह से, ठीक है, ताकि बम रखने के उपरांत आतंकी ट्रेनों से सुरक्षित बाहर आ सकें। और इन विस्फोट बमों को आतंकी ने सेकंड क्लास कंपार्टमेंट की बजाय फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रखने का निश्चय किया, क्योंकि भीड़भाड़ वाले शहर में सेकंड क्लास की बजाय फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में 5 किलोग्राम भार के विस्फोटक से भरा बैग लेकर कंपार्टमेंट में घुसना और यथेष्ट जगह पर अपेक्षाकृत अधिक सुगम था। इन विस्फोटक युक्त बैगों को रखने का समय भी ऐसा चुना गया कि जब अधिकांश लोग दफ्तर से अपने घर वापस लौट रहे होते हैं तथा ट्रेन के कंपार्टमेंट में अधिक भीड़ होती है। बस आप मूवी को सोच रहे हैं, एक तरह से मूवियों में जैसे रखते हैं ना बम, सेम वैसे रखते हैं। मतलब क्या हुआ, 7 बम विस्फोट किए गए, ट्रेन में रखा गया, और ट्रेन में क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट क्लास वाले कंपार्टमेंट में रखा, क्योंकि सेकंड क्लास वाले कंपार्टमेंट में बहुत भीड़ रहती है। अब भीड़ में 5 किलो का पूरा 5 किलो का RDX लेके घुसना इम्पॉसिबल है, भीड़ भाड़ में पकड़े जा सकते थे, इसलिए उन्होंने फर्स्ट क्लास में इन्होंने सुनिश्चित किया। समझ पा रहे हैं आप। अब आगे क्या हुआ, अब कह रहा आगे, उस दिन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी मुंबई को पक्षाघात यानी कि मार गया हो, ऐसा समझो, ठीक है, लकवा मार गया हो। मुंबई में इन विस्फोटों से लगभग 200 लोगों के मरने की तथा 700 लोगों के घायल होने की सूचना मिली। विस्फोटक के उपरांत कंपार्टमेंट से मोबाइल फोनों की घंटियां बज रही थी और पटरियां व घटना स्थलों पर जली हुई लाशें, हे भगवान क्या क्या हुआ था सोचो आप, उन हड्डियों की बिखरी हुई थी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका क्या, ये था आपका मुंबई में जो बम विस्फोट किया गया था। बस स्टोरी टाइप से आप लिख देंगे आराम से इजीली। आतंकवादियों ने किया था, पूरे 7 हमले किए थे, सेकंड क्लास के कंपार्टमेंट में रखा था। आपको अगर स्टोरी टाइप से भी याद रहा ना, तो आप इजीली 5 नंबर में लिख के आ सकते हैं, 3-4 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर ये आता है तो, ठीक है। 3 टॉपिक है, इनमें से कोई सा पूछ सकता है आपसे, और नहीं भी पूछा तो कोई बात नहीं, आपका मैंने वीडियो काफी कम टाइम में कवर कर दिया, लगभग 20 मिनट में कंप्लीट हो गया वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको या तो अभी देख लेना अगर नहीं सोए हो आप तो, इसके अलावा आप मॉर्निंग में सुबह को एग्जाम देने जाने से पहले देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक अगली वीडियो बना रहा हूँ तीसरे चैप्टर की, मिलते हैं फिर उस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।